जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। और आशा करते हैं जिन भी बच्चों के पेपर हुए होंगे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, और जिनके पेपर आने वाले हैं या अभी नहीं हुए हैं वो बहुत ही मेहनत से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, थोड़ा सा मैं ज़्यादा व्यस्त था, तो मैंने सोचा अभी तक के जितने पेपर्स हुए हैं उनका एक आपको ओवरव्यू दे दूं कि गणित के, मैथ्स के कैसे सवाल आपके सीटीटी के एग्जाम में आ रहे हैं। दोस्तों, तो आज के क्लास में अभी तक के जितने आपके पेपर हुए हैं उनके आधार पर हमने एनालिसिस किया है। तो वो जो मैं आपको एनालिसिस प्रॉपर देने रहा हूं, अभी तक के सारे पेपर्स का निचोड़ है। जो सवाल नए आए हैं, नए सवालों को भी लिया है, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक ओवरऑल मैंने एक सेट बनाया है। तो मैंने देखा है कि अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, इन क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं, इस पैटर्न को आप समझ जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करें, ताकि अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप बेहतर कर सकें। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके हम एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ तो किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करना है और किस तरह से आपको रिवीजन करना है, ताकि कम समय में आप बेहतर तरीके से सवालों को कर पाए। दोस्तों, आइए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है, ये शायद 2 या 3 शिफ्टों में पेपर ऐसा आया है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रथम, आप दोस्तों जानते हैं कि प्रथम n सम प्राकृत, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का बच्चों जो योग होता है ना, योग का फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है। ये होता है n स्क्वायर प्लस n। क्या होता है? n स्क्वायर प्लस n। और आपसे दोस्तों पूछा है एवरेज, तो एवरेज में आप जानते हो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, योग हो गया। और इसमें नंबर कितने n, तो आप n से क्या कर देंगे दोस्तों? भाग दे देंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर प्लस n। चूंकि औसत पूछा जा रहा है तो n से आप डिवाइड करेंगे, और जब आप n से दोस्तों आप डिवाइड करते हैं तो बचता है n प्लस 1। क्यों? n स्क्वायर में n से भाग देंगे तो n बचेगा, और n में n का भाग देंगे तो n। तो इसका मतलब कि प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, तो n बराबर यहां 10 है, तो 10 प्लस 1, इसका आंसर बच्चों कितना आएगा? 11 आएगा। दोस्तों, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग बच्चों क्या होता है, सम का तो हो जाता है n स्क्वायर प्लस n योग, और अगर कोई दोस्तों आपसे विषम पूछे तो विषम क्या कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। दोस्तों, ये योग है, और औसत आप जानते हैं, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्याएं। इसलिए औसत पूछा था तो n स्क्वायर बटे n में आपने n से भाग दिया, तो दोस्तों आए n प्लस 1, इन 10 प्लस 1 11। लेकिन अगर कोई पूछे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो n स्क्वायर यानी 10 अगर इसमें पूछे 10, तो 10 बटे 10 कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 स्क्वायर बटे 10 यानी 10 आएगा। यहां तक क्लियर होगी? तो इसका दोस्तों औसत कितना आएगा? ये n ही औसत प्राप्त होता है। तो ऐसा दोस्तों आए तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं सारी बातें यहां बता दे रहा हूं। सम पूछा है, बाकी आप जानते हैं दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का दोस्तों क्या होता है? n प्लस 1 बटे, यहां होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे कितना होता है? 2। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे कितना होता है? 2। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसी पर आधारित ये भी सवाल दोस्तों एक सेट में पूछा गया है। हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, शायद 2015 या 16 के पेपर में। दोस्तों, इसको देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक रीजनिंग तरीके से और एक मैथ में। कैसे? -1 प्लस 2, -3 प्लस 4 और -5 प्लस 6 आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो माइनस वाला नंबर है वो ऑड यानी विषम है, और जो सम है वो प्लस का है। इसका मतलब दोस्तों
1 से लेके 1000 तक टोटल कितने पेयर बनेंगे? विषम और सम के कितने पेयर बनेंगे? 500। ठीक है, अब ध्यान दो, एक विषम और एक सम, यानी एक माइनस और एक प्लस का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कितना बनेगा? 2 प्लस का है और माइनस का 1 है, तो यहां कितना बचा? 1। 4 प्लस का माइनस का 3 1, माइनस का 5 प्लस का 6 1, यानी हर एक जोड़े का मान कितना आ रहा है? 1। और 1 से लेकर के 1000 तक कुल कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 500 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बताइए? 500 बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स, एक सम और एक विषम से मिलकर के एक पेयर बनता है। तो 1 से लेके 1000 तक टोटल कितने टर्म हुए? 500। और प्रत्येक टर्म का मान यहाँ कितना आ रहा है? 1। तो यहां कितना, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों कराए गए हैं, अब क्लास में भी और यहां पर भी मैंने 1-2 क्लास जो लिया उसमें बताया है। दूसरे प्रकार से दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं? इसमें जब माइनस वाला टर्म मैं बाहर निकालूंगा ना, तो ये सारे प्लस वाले आ जाए, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे ये, और बाकी तो यहां पर क्या है? तो ध्यान दो दोस्तों, ये क्या है? यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें, यहां पर इसको मिटा देते हैं यहां से, यहां देखो ये क्या है? ये प्रथम एन, ये प्रथम एन विषम संख्या है। विषम, विषम का भी क्या सीखा था आपने? एन स्क्वायर। चूंकि माइनस है तो माइनस लगा दो। और ये बच्चों क्या है? सम है। तो प्रथम एन सम संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है? एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन। और बस अब आपको प्लस से माइनस कट जाएगा, तो यहां आंसर कितना है? एन। यानी 1 से लेके 1000 तक सम या 1 से लेके 1000 तक विषम कितनी संख्याएं होती हैं? तो 1000 का आधा सम 500 और 500 विषम होंगी, इसीलिए एन, एन बराबर इसका भी मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 आ गया। आशा करते हैं बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? आइए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है, जिन बच्चों ने क्लास में किया है, मैंने चिल्ला चिल्ला के सारी चीजें आपको बताएंगे बहुत ध्यान से। 50 तक जुड़वाभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी गिन लो? पहले तो जुड़वाभाज्य क्या होती है? जुड़वाभाज्य मतलब ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होता है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे पहली जुड़वा अभाज्य क्या है? पहली जुड़वा अभाज्य क्या है बच्चों? 3 और 5। देखो 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य हैं, और 3 और 5 में अंतर कितने का है? 2 का। तो पहली जुड़वा अभाज्य क्या है? 3 और 5। उसके बाद 5 और 7, फिर 11 और कितना? 13, फिर 17 और 19, फिर 29 और 31, उसके बाद क्या आ जाएगा? 41 और 43। ठीक, तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। तो 1 से लेके 50 तक टोटल कितने ट्विन प्राइम होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद अगर कोई पूछे 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, जो कोई जूनियर में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे 2 और मिलेंगे आपको, 59 और 61, 71 और 73। तो 1 से लेके 100 तक टोटल कितने दोस्तों आ जाएंगे? 8। कैसे? 6 यहां पर और 2 यहां पर। दोस्तों सवाल अलग से कहीं नहीं आ रहे हैं, अगर आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा है, बिल्कुल वही सारी चीजें आ रहे हैं। ठीक है, तो खैर बढ़िया सवाल था ये, तो ये भी आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। समझ आ गई दोस्तों? तो आप बताइए 1 से लेके 100 तक टोटल ट्विन प्राइम कितने होते हैं? 8। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 6। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, क्या कहलाती हैं? ट्विन प्राइम कहलाती हैं। ठीक है, आगे आइए। अब ये दोस्तों पूछा गया, ऐसे सवाल पहले मैं पढ़ा चुका हूं और ऐसे
पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, मैंने बताया था अगर 3 अंकों की संख्या है, देखो 3 अंकों की संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो 3 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3, तो 1 3 बार लिख लो। अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 3 से 1 कम, 2 2 जीरो लगा दो इसमें, बस खत्म। बाकी तो आप डिवाइड पूरा तो आप कर लेते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर आइए, तो डिविजिबिलिटी को आपको ध्यान से पढ़ के ना, डिविजिबिलिटी में हर बार सवाल आ ही रहा है, एक दो सवाल आपसे, मतलब एक तो पूछा ही जा रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, 9 की, 11 की, और यह जो स्पेशल केस आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी तो आपको बच्चों पता ही करनी है, ध्यान से। आगे आइए, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है ये, हर शिफ्ट में लगभग पेपर आया, बच्चों ने बताया है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। देखो अगर आपको अंकों के आधार पर अगर संख्याएं पता करनी हो ना दोस्तों, तो एक इसका फार्मूला है, मैं पूरा बताऊंगा और फार्मूला बता रहा हूं। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 की पावर n-1, ये 9 क्या है, 9 10, तो 9 10 है, कोई दिक्कत नहीं। n मतलब पावर, पावर मतलब कितने अंकों की संख्या आपको चाहिए और उससे 1 घटा देना वहां। जैसे यहां 4 अंकों की कुल संख्या पूछी है, तो 4, तो 9 इंटू 10, और 10 की पावर कितना है, 4 अंक है, तो 4 लगाओगे यहां पावर, और 1 घटा दो, तो 9, और 4 से गया 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1000। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, कितने आए, 9000। यानी 1 से लेकर 4 अंकों की कुल कितनी संख्या आएंगी, 9000 आएंगी। बात समझ में, इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जब लिखते हैं 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, फिर 99 आएगा, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर 999 आएगा, फिर यहां से आएगा 1000, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट में आएगा 9999। अब ध्यान देना, हमने लिखा 1 से लेके 9999 तक सारे अंक लिख दिए। क्यों यहां तक लिखा, क्योंकि हमें चाहिए 4 अंकों वाली संख्याएं, और 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। चूंकि हमें केवल 4 अंकों की संख्याएं चाहिए, तो ध्यान देना 1 से लेके 9999 तक कुल कितने नंबर होते हैं बोलिए, तो आप कहेंगे सर कुल नंबर है 9999। हमें कहां से चाहिए, हमें 4 अंकों के चाहिए, तो सबसे छोटी सबसे पहली 4 अंकों की संख्या क्या है, 1000। इसका मतलब हमें 1000 से लेके 999 तक टोटल संख्या निकालनी है। आप बताओ 1 से लेके 9999 तक कुल कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 9999, और हमें कहां से चाहिए, 1000 से। तो हमें कितने नहीं चाहिए, तो हमें पहले 999 नहीं चाहिए, राइट। तो जो नहीं चाहिए उनको घटा दो, तो 9999 से 999 जो आप घटा देंगे यहां, तो यहां पर दोस्तों कितना बचेगा, 9000। एक पेपर में आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है, बस खाली यहाँ पर देखो, यहाँ पर इजी कठिन की बात नहीं है, यहाँ पर पेपर कैसा रहा ये सिर्फ बताने का मकसद यहाँ पर ये है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं सभी लोग, ये हो जाएगी 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये, तो 9 9 9, और 9 कितना 10, ये आपका आ गया। ठीक है, ऐसे सवाल आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, कि लिखा 259764 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है, 2 का स्थानीय मान सबसे बड़ा आएगा ना, क्योंकि 2 लिखेंगे और 2 के बाद 2 2 4 और 1 5, यहां कितने जो लगाएंगे, 5। ठीक है ना, तो यहां पर आपसे ये नहीं पूछा, ये आप मत कह दीजिएगा कि 2 लाख हो जाएगा, नहीं, आपसे पूछा किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा आएगा, तो 2 का सबसे बड़ा आएगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे नंबर है आपका 52596764, ध्यान दीजिएगा इसको। आपसे अगर ये पूछे कि इसमें 2 का क्या आ जाएगा, स्थानीय मान सबसे ज्यादा आएगा,
लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा अंक है इसमें सबसे बड़ा है, कौन सा अंक सबसे बड़ा है, तो अंक तो 7 बड़ा है, लेकिन स्थानीय मान किसका आएगा? ठीक है। अच्छा, अंक बड़े का मतलब यहां पर ये है कि अगर आपसे कोई अंकीय मान यानी जाति मान या फेस वैल्यू पूछे, तो फेस वैल्यू सबसे बड़ी किसकी आएगी? यहाँ पर 9 की आएगी, 7 की नहीं आएगी, सॉरी 9 की आएगी। क्या आएगी? 9 की आएगी। इस बात को आपने समझ लिया है? चलो ठीक, 7 की 9 की आएगी। ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान में जैसे यहाँ पर 2 5 3 7 8 9 1, ठीक है, यहाँ प्लेस वैल्यू भी कुछ सवाल आ रहे हैं। तो देखो दशमलव के जो इधर नंबर है इनकी प्लेस को निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, जैसे 7 का कितना हो जाएगा? 7 का कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 500। लेकिन इधर देखना आप, ये दशमलव के बाद है 8, तो इसको दो तरीके लिख सकते हैं, या तो आप लिख दें 8/10 या लिख दें 0.8। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 बाई कितना? 100 या 0.09। 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/100 यानी 1000 है ना ये। तो कुछ भी नहीं, जैसे ही इस प्रकार से दशमलव के बाद जो स्थान है एक स्थान है तो दशमलव का एक स्थान बनेगा, 9 2 है तो दशमलव का 2 स्थान बनेगा, और यहां दशमलव का स्थान कितना है? तीसरा, तो दशमलव के कितने स्थान बनेंगे? 3 बनेंगे। तो अगर प्लेस वैल्यू पर भी कोई सवाल आता है तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने देखा है कि उचित और अनुचित भिन्न के भी कई सारे ढेर सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। उचित अनुचित आप समझते हैं क्या होता है? जैसे अगर किसी भिन्न का अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है, तो ये उचित भिन्न है, और अगर अंश हर से बड़ा हो तो ये अनुचित भिन्न है। इस पर ऑपरेशन पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं। अगर एक उचित और अनुचित भिन्न को आपस में गुणा किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कई सारे इस पे सवाल हैं, तो आप देख लो, जैसे 2/3 है और 3/2 है, अगर इनको आपस में करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो इन पर अगर कोई संक्रियाएं पूछी जा रही है तो आप उनका भी विशेष क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। छोटी और बड़ी भिन्न आ रही है, इसमें छोटी और बड़ी भिन्न आपसे पूछी जा रही है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ऐसे कई सारे सवाल आए हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर कोई बड़ी फ्रैक्शन आएगी तो उसमें तो कई सारे मैंने तरीके बता रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर अंश और हर का डिफरेंस बच्चों सेम आ रहा है, अंश और हर का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो देखो सभी में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, सभी में अंश और हर का डिफरेंस कितना है? 1 है ना। तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे क्या हो रही है? सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट, और ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो जब आपके सामने कोई सवाल आया फ्रैक्शन, तो ध्यान देना बच्चों, अगर अंश हर का डिफरेंस बराबर है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न बच्चों क्या होगी? छोटी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप समझते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें एक चीज बता देते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा बच्चों कि ये एक सर्कल है और इसका फ्रैक्शन बनाइए, इसका फ्रैक्शन बनाइए। इस पे भी सवाल आए हैं बच्चों। इसका आपको फ्रैक्शन बनाना है। देखो दोस्तों, फ्रैक्शन कैसे बनता है? इसका टोटल इक्वल पार्ट कितने? 1 2 3 4, तो 4 ये हो गया हर, और हमें कितना चाहिए? छायांकित कितना किया हमने? सरल कितना किया? 1, तो 1/4 इसकी भिन्न बनेगी। यहाँ ये 1 2 3 4 बराबर के 4 पार्ट हैं, और 1 2 3 3 चाहिए, 3 बटे भिन्न कितनी बनेगी? 4। यहाँ ये 1 2 3 4 4, और छायांकित कितनी है? 1 1/4। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन वहीं पर बनता है जहां पर सारे पार्ट बच्चों क्या होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं। सारे पार्ट इक्वली डिवाइडेड होते हैं, वहीं पर फ्रैक्शन बनता है। बात समझ में आ गई? तो जो जो सवाल मुझे याद आ रहे हैं, जो बच्चों ने बताया है, जो एनालिसिस मैंने किया है, तो वहां से जो चीजें याद आ रही हैं वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे बच्चों ने बताया कि सर एक सवाल आ रहा है हर पेपर में, जैसे उन्होंने बताया ऐसा कोई सवाल, 18 से 3/4 में कितने 3/8 है। 18 से 3/4 में कितने 3/8 है। ये ऐसे सवाल है जैसे आपसे कोई पूछे 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट हैं, तो आप तुरंत बता देंगे, इसके लिए किसी गणित की जरूरत नहीं है। 100 रुपए में 20 रुपए कितने नोट हैं, तो आप 5 कहेंगे, यानी 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी 100 में 20 का भाग देंगे, 5 नोट आ जाएंगे। ऐसे ही 18 से ही 3/4 में कितने 3/8 हैं, तो बस इसमें डिवाइड करना है। 18 चौको 72, 3 75, 75/4 में कितने 3/8 हैं, तो 3/8 से डिवाइड कर देंगे, तो 75/4 इंटू 8 बटे कितना 3, 3/8 डिवाइड करने का मतलब इसको उल्टा कर दिया, बस तो खत्म हो गया। 4 से काटेंगे बच्चों 2 बार, 3 से काटेंगे कितना 25, 25 नहीं बचे, 25 दूना कितना 50। बात सुन रहे हैं? तो 18 चौक 72, 3 75, 75/4 में कितने 3/8 हैं, तो आपने 75/4 में गुणा कर दिया, यानी 8/3 का, तो ये आ गया। क्लियर हुई बात? ऐसा भी सवाल आपसे पूछा गया है। अच्छा, एक और सवाल यहां पर याद है, वो बता देते हैं आपको। देखो फ्रैक्शन में जैसे पूछेगा 2 तथा 3/4 में, 2 तथा 3/4 में कितने समकोण हैं, कितने समकोण हैं, कितने समकोण हैं। तो आप जानते हैं कि एक समकोण, आप जानते हैं एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है 90। तो यहां कितने 2 तथा 3, तो 2 तथा 3/4 ये हो गए समकोण, और इसको गुणा किससे करना है 90 से। आप ओरल भी कर सकते हैं। एक समकोण में कितने होते हैं 90, तो 2 समकोण में 180 है ना। यहां पर अब आइए आप कर दीजिए, यहां पर ऐसा करिएगा, थोड़ा सा ये है एक कटेगा नहीं, ऐसा करो 2 तथा 2/3 कर लो भाई, यहां पर 2 तथा 2/3 कर लो, तो कट जाएगा ये, है ना। ठीक, तो आप क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटे कितना 3, और गुणे कितना 90, 8 तो कितना 200 कितना आ गया 40। पास में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तथा 2/3 मतलब एक समकोण में 90 डिग्री, तो 2 समकोण में कितना 180 डिग्री, 180 आ गया, प्लस 2/3, तो 90 का 2/3 कितना होता है, कितना हो जाएगा 60, तो 180 में 60 जोड़ देंगे, तो 200 कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। एक और लेटेस्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी शायद पर अभी लेटेस्ट में आया ये। एक कक्षा में 40 लीटर दूध है, प्रत्येक बच्चे को यदि 1/2 लीटर दूध दिया जाता है, तो कुल बच्चे कितने हैं, तो 80 आ जाएगा इसमें। आप समझ रहे हो, जैसे मान लो x बच्चे हैं यहाँ पे, और प्रत्येक को कितना मिल रहा है आधा, और ये कितने लीटर के बराबर है ना। x बच्चे हैं तो x बच्चे को आधा मिल रहा है, तो बच्चे गुणे आधा इधर हो जाएगा 40, तो अब x बराबर टोटल कितना हो जाएगा 40 दूनी कितना 80। क्लियर है, यहां हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई आपको। जो जो सवाल हमें याद आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं कराया है, तो मैं सोच रहा हूं आज जितना भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है वो पूरा मैं बता दूं, जो सवाल मुझे याद आ रहे हैं। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से चीजों को कर पाए। जैसे आगे सवाल आया था, आप जानते हैं इसको, 12,000 प्लस 12 सैकड़ा प्लस 12 दहाई, ये कितना होगा। तो 12,000 यानी 12,
12,000 12,000 हो गया, 12 सैकड़ा यानी 1200, और 12 दहाई यानी 120, 12 दहाई कितना होता है 120, जोड़ दो 0 2 3 3, क्लियर है। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों कुछ और आपको सवाल मैं बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। आइए दोस्तों कुछ पेडागोजी, कुछ मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कराने जा रहे हैं। तो अगर ये पूरा हमने क्वेश्चन कर लिया तो पूरा एक ओवरऑल एक कंसेप्ट आपको पता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक ईएलपीएस थ्योरी के भी कई सारे सवाल बच्चों ने बताया है। ईएलपीएस जानते हैं आप, ई एल पी और एस, यानी गणित पढ़ाने और सिखाने का तरीका है ना। सबसे पहले आप मूर्त पदार्थ के साथ अनुभव कराएंगे, फिर उसी का भाषा से अनुभव, फिर चित्र और फिर चिन्ह। तो ये था भाषा, पहले भाषा पढ़ाना है आपको, पहले भाषा के माध्यम मूर्त पदार्थ के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, फिर भाषा चित्र और चिन्ह, ये सीक्वेंस होना चाहिए, मूर्त पदार्थ भाषा चित्र और चिन्ह, ठीक। तो ईएलपीएस थ्योरी भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी, ये सवाल आया। उसके बाद वैन हिले के भी क्वेश्चन आए। वैन हिले जानते हो, ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ वैन हिले। वैन हिले ने ये बताया कि बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों को कैसे सिखाया जाता है। तो इन्होंने बताया, सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने लेबल जो दिए हैं ना, लेबल, टोटल लेबल इन्होंने 5 दिए हैं, 5 लेबल, लेकिन पहला लेबल पहला नहीं है, पहला लेबल 0 है। तो लेबल क्या हुआ 0, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 और लेबल 4। तो टोटल बच्चों 5 हो गए, लेकिन पांचवा लेबल पांचवा नहीं है, चौथा है, और पहला लेबल पहला नहीं है, 0 है। लेबल 0 में क्या कहा कि बच्चा पढ़ता, बच्चा सबसे पहली स्टेज में कैसे समझता चीजों को, चाक्षुषीकरण, कैसे, चाक्षुषीकरण, देख करके, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को देख करके, देखने के आधार पर जब बच्चा वस्तुओं को वर्गीकरण करता है तो चाक्षुषीकरण कहते हैं। इसी को मानदर्शन कहते हैं, इसी को मानदर्शन कहते हैं। लेवल 1 में क्या आ जाएगा, विश्लेषण करना, क्या आ जाएगा, विश्लेषण। लेवल 2 में क्या आ जाएगा, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, यहां औपचारिक निगमन, और इसमें आएगा दृढ़ता, क्या आएगा, दृढ़ता। तो इनको ध्यान रखना, सबसे पहले चाक्षुषीकरण, मानदर्शन, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता, ये सीक्वेंस है। जब देखने के आधार पर वर्गीकरण करें तो चाक्षुषीकरण है, जब उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण करें तो विश्लेषण है, जब एक आकृति का दूसरे आकृति के साथ रिलेशन बताने लगे तो अनौपचारिक है, जब रिलेशन सिद्ध कर ले तो औपचारिक है, और जब गणित को अमूर्त रूप से समझने लगे तो उसे दृढ़ता कहा जाता है, उसे इंग्लिश में रिगर बोला जाता है। दोस्तों सुसंगत और महत्वाकांक्षी जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, सुसंगत का मतलब है कोहेरेंट, यानी कि ऐसी गणित सिखाना जो बच्चे के काम की है, और जब आप आगे की गणित सिखा रहे हो तो उसको पीछे उसके बैक क्लास से उसको रिलेट करके पढ़ाना है, यानी बच्चे को उसके काम की गणित पढ़ाना, उसके लिए उपयोगी गणित सिखाना सुसंगत है। महत्वाकांक्षी मतलब उच्च उद्देश्यों वाली शिक्षा होनी चाहिए, मतलब सिर्फ बेसिक बातें नहीं बताने, बेसिक बातें बताना सुसंगत है, लेकिन बेसिक के आगे उसके लेवल में इंप्रूव करना, ताकि बच्चे सिर्फ साधारण, सिर्फ आसान ही उद्देश्य ना हो, बल्कि अपने जीवन के उच्च गणित पढ़ सकें, उच्च उद्देश्यों को पूरा कर सकें, ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सके। इसलिए महत्वाकांक्षी उद्देश्य क्या है कि क्या करना, कि लेवल बढ़ा करके पढ़ाना, उच्च उद्देश्यों को पूर्ण करने का उद्देश्य होता है महत्वाकांक्षी गणित को पढ़ाना। ये आ गया। फिर गणितीकरण क्या है, मैथमेटाइजेशन क्या, व्हाट इज मैथमेटाइजेशन भी सवाल आए हैं। तो आपको मैंने कई बार बताया बहुत ध्यान से कि एक समस्या को जो बच्चा कई तरीके से सोचने लगता है, एक समस्या को बच्चा जब कई तरह से समझने लगता है, सॉल्व करने लगता है, तो उसे गणितीकरण कहते हैं। जैसे आपने कहा 5 बराबर क्या होता है, 2 + 3 होता है, तो बच्चा ये भी सोच सकता है कि 4 + 1 भी क्या होता है, 5 होता है। तो जब एक समस्या को बच्चा कई तरीके से सोचना है तो उसे बच्चों गणितीकरण कहते हैं।
बहुत से हैं, आपको ये सारी चीजें रटने पर सवाल आए हैं कि गणित में कुछ भी रटने जैसी चीज नहीं होती। पहाड़ा समझाना है, पहाड़े को रटाना नहीं है, संख्याओं को रटाना नहीं है। रटना रटना कंठस्थ करना, याद करना, ये सब मनाही होती है। अधिक से अधिक कोशिश करेंगे खेल विधि से समझाने का। और कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी हुई? आगमन विधि, है ना। यानी उदाहरण से पढ़ाना बच्चों को, आगमन विधि से पढ़ाना। नियम आपको पहले नहीं बताना है, सूत्र आपको नहीं बताना है, अवधारणात्मक तरीके से खेल विधि से पढ़ाना है। इन सब चीजों को बात हम लोग कर चुके हैं। बस अभी बता रहा हूँ कि सवाल कैसे हैं, क्या जो पढ़ाया गया था वैसे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल बढ़िया पूछा गया, आइए देखते हैं। एक आयत है दोस्तों, एक आयत है, एक आयत है। एक आयत का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, जो 4 सर्वांगसम वर्गों के बराबर है। तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप बताओ। दोस्तों ये वर्ग एक आयत है, इसका एरिया कितना है? 256। अब 4 सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल बराबर के। सर्वांगसम मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल बराबर के। तो अगर ये ऐसा कह रहा है तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? ठीक है, इसका मतलब यहां क्या है दोस्तों? इसका मतलब यहां पर क्या है, देखिएगा। देखो, एक आयत है आपका, ये ठीक है, आयत है, एक आयत है। तो अगर ये 4 वर्गों के बराबर है तो टोटल इसका एरिया कितना है? टोटल इसका एरिया हो जाएगा 256। तो ये आपका एक वर्ग निकल आया, एक आपका इधर वर्ग निकल आया, एक आपका ये वर्ग निकल आया, और एक वर्ग आपका ये निकल आया। तो आप जानते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो टोटल 256 है, 256 में 4 का भाग दो, 64 आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का एरिया कितना है? 64। अच्छा, आप जानते हो कि अगर एरिया 64 है तो बच्चों भुजा कितनी आएगी, साइड कितनी आएगी? तो आप जानते हैं 8 आ जाएगा, क्योंकि एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, तो साइड आ गई ए, 8। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों? 8 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 8, क्योंकि एरिया कितना है? 64 है। अब साइड अगर 8 है तो पेरीमीटर, परिमाप पूछा है तो पेरीमीटर होता है 4a, तो 4 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग है उस प्रत्येक वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों? 32 आ जाएगा। बात समझ आएगी दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल थे जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, कुछ चीजें और याद आ गई, इनको बता देते हैं आपको, बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिएगा। कुछ सिमेट्री के भी सवाल आए हैं, सिमेट्री के सवाल आए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इन्होंने ये कहा है कि कुछ चीज देखना, जैसे ओ है, ओ और एच है, आई है। तो ये कुछ ऐसे हैं, इसमें सिमेट्री दोनों तरफ बन जाती है, ऐसे भी और ऐसे बन जाएगी। सिमेट्री आप समझते हैं, या तो आप लंबवत रेखा खींचे, वर्टिकल खींचे तो आकृति पूरे 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, या आप क्षैतिज खींचे तो इसमें भी 2 बराबर हिस्सों में कट जाती है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो ये अगर आपसे पास 0 एच या आई आता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपकी रेखाएं बन जाती हैं। क्या समझ में आ गया आपको? ये चीजें हालांकि हमने पहले भी पढ़ाई थी आपको, लेकिन इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ए है, तो ए में सिर्फ सिर्फ क्या आती है? लंबवत आता है। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को आप समझिएगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर भी सवाल आ रहे हैं। दूसरी बात एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कोई ये बोले, जैसे टोटल टोटल जो रोटेशन होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। टोटल रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छा, तो 90 ये हो गया, 90 90 और 90। अब सवाल यहां पर इस बार क्या बन रहे हैं अच्छे अच्छे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं। से 90 डिग्री है, तो अगर कोई समकोण है तो समकोण में रोटेशन कितना होगा? पूरा एक रोटेशन हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 रोटेशन कहां होता है? 90 डिग्री में। तो 180 डिग्री में, 180 डिग्री में कितना रोटेशन होगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा।
तो 180 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है आधा घुमाना, और 360 डिग्री घुमाना मतलब टोटल कितना घुमाना, एक घुमाना। तो 360 का आधा 180, 180 मतलब आधा, और 180 का आधा 90, तो 102 का आधा 1/2 का आधा 1/4, तो 90 मतलब 1/4, 180 मतलब 1/2। ये रोटेशन है दोस्तों। जैसे उसने कहा एक न्यून कोण है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है। न्यून कोण में रोटेशन कितना होगा, घूर्णन कितना होगा, घूर्णन, न्यून कोण में घूर्णन कितना होगा। तो आप जानते हैं जो न्यून कोण होता है वो 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है। और 90 में घूर्णन कितना होता है, 1/4। 90 में घूर्णन कितना होता है, 1/4। तो न्यून कोण 90 छोटा होता है, तो घूर्णन कितना होगा, इसमें घूर्णन कितना होगा, 1/4 से कम होगा, 1/4 से कम होगा। और अगर कोई अधिक कोण कहे, ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहें, अधिक कोण कहें, अधिक कोण, तो अधिक कोण 90 से ज्यादा होता है, तो घूर्णन 1/4 से क्या होगा, 1/4 से अधिक होगा, 1/4 से क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार से अगर कोई बृहद कोण है यानी 180 से बड़ा है, तो उसमें 1/2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आई दोस्तों। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आप इन चीज़ों को देख करके थोड़ा अपने आप में सुधार कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और आने वाले पेपर को बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो आपको दूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं तो अपने साथियों को, दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको जल्दी से कामयाब करे। आप इस तरह से अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।